बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से ना स्टार्ट करते हैं हम अपना ये चैप्टर ना। तो इसमें जनरल डिस्कशन है। मैं कोशिश करूंगा जो थोड़ा ना डिटेल में भी थोड़ी बातें कर दूं और ओवरव्यू और साथ ना क्वेश्चंस मैं बताता जाऊंगा कि आपके पॉसिबल क्वेश्चंस किस अंदाज से हो सकते हैं, तो वो चीज़ आप नोट कर लीजिएगा ताकि पेपर के हवाले से ना आपको इजी हो जाए कि हमने तैयारी को किस एंगल से लेके चलना। ठीक है। अच्छा, पहला आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के हवाले से। तो ये आपने एफएससी में भी ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है कि बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ओपन चेन नहीं होता ना। तो यहाँ पे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की एविडेंसेस दी हुई हैं कि क्यों है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है, पर इम्पोर्टेंट इस लेवल पे ये क्वेश्चन नहीं है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की एविडेंस बता दें। ओवरव्यू में देता जाए तो बेंजीन है ना, जब उसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो बेंजीन में है, आपको पता है वो तीन डबल बॉन्ड है ना, आप उसको सामने रख लें। ये बेंजीन के तीन डबल बॉन्ड है, ठीक है। और जब इसमें आप हाइड्रोजनेशन कर लेंगे, तीन हाइड्रोजन के मालिक्यूल ना, तीन हाइड्रोजन का मालिक्यूल का मतलब सिक्स हाइड्रोजन होगी ना। तीन, थ्री इंटू टू सिक्स हाइड्रोजन। तो छह कार्बन के ऊपर छह हाइड्रोजन आके ऐड होंगी तो डबल बॉन्ड आपके सारे सिंगल हो जाएंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी। वो कह रहा है प्रोडक्ट जब हमें एक साइक्लिक रिंग मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो भी एक साइक्लिक रिंग ही होगा, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हुई हैं और हमें ये प्रोडक्ट मिल गए। इस बेस पे वो कह रहा है कि हमारा बेंजीन साइक्लिक हो सकती है। फिर हैलोजन को ऐड करें सनलाइट की मौजूदगी में तो तीन, अब वो बेंजीन हेक्सा हेलाइड जो है ना वो हमें प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन का मिलता है। ये भी आपका इधर अगले पेज पे ना इस डायरेक्शन में ये बॉन्ड दिया हुआ है। ये देखें ना, ये रिंग बेंजीन के ऊपर तीन क्लोरीन ऐड किए हैं सनलाइट में, तो वो छह क्लोरीन आके ऐड होगी और दरमियान में वो रिंग आपका वो साइक्लोहेक्सेन का रिंग वैसे कायम है। तो ये चीजें बता रही है कि आपका जो है वो बेंजीन है वो रिंग स्ट्रक्चर में। दूसरा पॉइंट होगा जी, तीसरा है ओजोनोलाइसिस का, कि ओजोनोलाइसिस में एक एडिशन प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, फिर वो टूट के तीन ये ग्लाइऑक्सिल के कंपाउंड देता है, प्रोडक्ट देता है। तो ये भी तभी पॉसिबल है अगर ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर हो। चौथे नंबर पे इसलिए यहाँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जिक्र किया है। वो भी आप चौथा पॉइंट, ये तीन पॉइंट इसलिए यहाँ तक लिखे, इसको चौथा पॉइंट बना लें कि आपका जो बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो जितनी 208 आती है और वो 135 साइक्लोहेक्साट्राइन से कम होती है। कितनी कम है? 150.5 जो है ना, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से कम है। तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन जो है वो बहुत ज्यादा है, वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर है और स्टेबिलिटी के लिहाज से भी वो इससे 135 साइक्लोहेक्साट्राइन से ज्यादा स्टेबल है। पर ये एक अलग पॉइंट हो जाता है अगर ये क्वेश्चन आता है ना साइक्लिक स्ट्रक्चर का, तो ये तीन पॉइंट आपके यहाँ तक ओके हैं। उसके बाद आपने करने हैं कैकूल स्ट्रक्चर वाला पॉइंट आगे। इसके अलग से क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में कैकूल वाला हो सकता है, कैकूल का स्ट्रक्चर क्या है ये आपने बता दिया। फिर इसकी क्या क्या ड्रॉबैक्स है ना, तो ड्रॉबैक में एक ये ड्रॉबैक है कि उसने तो उस जो कैकूल ने स्ट्रक्चर दिया ना, तो उसमें उसने ये डबल बॉन्ड फिक्स है अपनी जगह पे। मतलब ये हम तो अब हम बेंजीन में कहते हैं ना कि कभी डबल बॉन्ड यहाँ कभी यहाँ, लेकिन ये जो कैकूल का स्ट्रक्चर है उसने जो दिया था उसमें डबल बॉन्ड अपनी अपनी जगह पे फिक्स है, सिंगल बॉन्ड भी फिक्स है। इसलिए बोलते हैं ना 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, ये तीन डबल बॉन्ड है जो अपनी अपनी जगह पे फिक्स है। तो फिर उसके स्ट्रक्चर में कहा कि अगर दो ग्रुप लगे हों डबल बॉन्ड के ऊपर या दो ग्रुप सिंगल बॉन्ड के ऊपर, इन दोनों में हम फर्क, दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट होने चाहिए ना, लेकिन रियल में हम देखते हैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है। इस वजह से हमने कहा कैकूल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरा, जब कैकूल से पूछा गया तो उसने कहा जी कि ये जो दो शक्लें हैं ना, ये आपस में इक्विलिब्रियम में पाई जाती हैं और बड़ी तेजी से इंटरचेंज होती रहती है, इसलिए हम इनको अलग भी नहीं कर सकते।
लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि असल में इक्विलिब्रियम नहीं है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके होते हैं ना, रेजोनेंस की वजह से, जो उस वक्त कैलकुल के जेन में नहीं था। तीसरा पॉइंट, 358.5 आपकी किलो जॉल एनर्जी है वन इसकी 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइन, डबल बॉन्ड अपनी अपनी जगह पे अगर फिक्स रहते हैं तो फिर उसकी एनर्जी निकलती है 358.5, लेकिन प्रैक्टिकली बेंजीन की 208 है। इसका मतलब ये है कि बेंजीन जो है वो इसकी तरह बिहेव नहीं कर रही, यानी तीन डबल बॉन्ड अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, बल्कि इसकी कुछ और ही शक्ल है जिसकी वजह से स्टेबल हुई हुई है और एनर्जी कम दे रही है। तीसरा पॉइंट के अनयूजुअल बिहेवियर के वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हालांकि तीन डबल बॉन्ड के बावजूद वो एडिशन रिएक्शन शो करने चाहिए लेकिन सब्स्टिट्यूशन शो करता है। और चौथा पॉइंट, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की वजह से डिफरेंट होनी चाहिए ना, डबल की छोटी सिंगल की बड़ी होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखते हैं तो सारे बॉन्ड लेंथ बराबर आती हैं। तो ये चार पॉइंट के कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये उसका ड्रॉबैक आ जाता है। इसके अलावा ये कुछ दूसरे साइंटिस्ट के भी हैं, आप इसको भी एक नजर देख लें अगर इसका कोई क्वेश्चन बनाया जाए तो, बार इम्पोर्टेंट ये सवाल नहीं है। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसमें एक्सप्लेन करें रेजोनेंस मेथड और आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला मेथड जो, तो रेजोनेंस मेथड में आप ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रा करके बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें रेजोनेंस एनर्जी का जिक्र भी आ जाएगा, रेजोनेंस भी की डेफिनेशन भी आ जाएगी, ये स्ट्रक्चर भी आ जाएंगे और रेजोनेंस एनर्जी का जिक्र भी करना है इसके नीचे, ठीक हो। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड, ये इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि पीछे आपको याद होगा, पीछे मैंने लेक्चर आपको दिए थे उसमें मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दी थी, इसलिए अब ये रेजोनेंस एनर्जी वगैरह को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड आपके पास आएगा, उसमें एमओटी के थ्रू जो है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को यूज करते हुए आप इसको एक्सप्लेन कर दें। तो उसमें ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू, जैसे आपने एफएससी में ये ए बी और सी वाली डायग्राम आप एफएससी में भी आपने डिस्कस की, ये बिल्कुल वैसे ही चलेंगी। ये डी वाली डायग्राम जो है, ये जो एमओटी की डायग्राम है, ये आपने वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में बात की हुई है हमने, उसको सामने रख के वो ये वहां से ये ले लें। इन तीनों को रख के फिर आपने एक्सप्लेन करना है ये कि ये पैरेलल ओवरलैप कर सकते हैं, करके इस तरह इनके ऊपर और नीचे डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बिल्कुल वही टॉपिक राउंड अबाउट है जो आपने एफएससी में किया हुआ, तो डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन इनको बोला जाता है। और रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं, कि हम इसको कहते हैं कभी ये कभी ये, तो राउंड अबाउट हम इसको सर्कल लगा लेते हैं जो मर्जी इनमें से आप ड्रा कर लें। एरोमेटिसिटी एंड हक्कर रूल, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी, तीन तीन टर्म्स बोली जाती है, ठीक है, एक एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिसिटी और हक्कर रूल का क्या ताल्लुक है, कि हक्कर रूल एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था, हक्कर रूल साइंटिस्ट की जानिब से, इसलिए इसको इकट्ठा यूज किया जाता है। सवाल मूमन यही आता है कि एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी डिफरेंशिएट बिटवीन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, या ये बना लेते हैं कि एक्सप्लेन एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये शॉर्ट इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछ ले सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। अच्छा, एरोमेटिक सिटी में अब क्या करते हैं, उसकी कंडीशन तीन चार है। एक तो ये हक्कर रूल वाली, हक्कर रूल क्या होता है, 4n+2 है, एन की वैल्यू आप 0 1 2 3 इस तरह पुट करते जाएं तो आपके पास एक नंबर निकल, जैसे अगर एन 0 रखेंगे तो आंसर 2 आएगा, एन 1 रखेंगे तो आंसर 6 आएगा, एन की जगह 2 लगाएंगे तो आंसर आपका 10 आएगा, 3 लगाएंगे तो 14 आएगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास 2 6 10 14 इस तरह पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, तो उनको हम कहते हैं कि वो हक्कर रूल को फॉलो कर रहे हैं और वो एरोमेटिक इन नेचर हैं। ठीक हो गए। अच्छा, अभी इसमें ये फिलिंग वाले की बात करने की कितनी को इसमें ना इतनी जरूरत नहीं है, इसको आप चाहे स्किप कर दें, ये वो पीछे बेसिक कंसेप्ट में आप मॉलिक्यूलर थ्योरी में बात कर रहे हैं, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं सवाल है। ये है क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिक। अब उसने आपसे कहा ना एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, तो आपने कहा जी ये क्राइटेरिया को जो चीजें फिल करेंगी वो एरोमेटिक, कौन कौन सा क्राइटेरिया है, कि जनाब वो साइक्लिक हो, रिंग की शक्ल में हो, प्लेनर हो, एक ही प्लेन में हो, जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले जितने भी आपके एटम होते हैं,
उनके आपको पता है 3 लूप्स होते हैं और एक ही प्लेन में होते हैं, ये आपने हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस किया। अच्छा, फिर दूसरी कंडीशन होगी sp2 हाइब्रिडाइज की, तीसरी कंडीशन होगी कि हक्का रूल को वो फॉलो कर रहा हो, ठीक हो गया। और चौथी, अच्छा ये तीन मेन है, मेन यही है, साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 भी बार मेन नहीं है, चले आप इसको भी शामिल कर लें। मेन यही है, साइक्लिक, प्लेनर और हक्का रूल, तीन ये चीज मेन उसकी कंडीशन है। बाकी उसी से बनाइए, sp2 लेंगे तो वो प्लेनर ही होता है, ठीक हो गया। ये बाकी सारे आगे उसके रिजल्ट्स हैं, ये क्राइटेरिया आप ना इसमें ना भी शामिल करें तब भी ठीक है, कर लें आपकी मर्जी है, ना भी करें तब भी आपकी बात पूरी हो जाती है, 3 पॉइंट तक आपकी बात मुकम्मल है कि जो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है वो एरोमेटिक, जो नहीं कर रहा वो नॉन एरोमेटिक, जो नहीं कर रहा वो नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक हो। अच्छा अब, और तीसरा मैंने बोला था एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होता है कि वो साइक्लिक भी है, वो प्लेनर भी है, ठीक है, साइक्लिक की कंडीशन भी पूरी कर रहा है, प्लेनर की भी कर रहा है, लेकिन हक्कर रूल को फॉलो नहीं कर रहा। उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस जो तादाद से हमने अभी देखे थे ना, ये 2 6 10 14, ये नहीं है, इससे हट के हैं, ठीक हो गया। तो उसको फिर हम कहते हैं कि वो एंटी एरोमेटिक है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और हक्कर रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो एंटी एरोमेटिक। अगर वो हक्कर रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा, साइक्लिक भी नहीं है बल्कि ओपन चेन है, और प्लेनर चाहे हो, उससे हमें गरज नहीं है, साइक्लिक नहीं है, तो फिर उसे हम कहते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक हो गई। अब इसकी मिसाल लेते हैं, ये तीन जो पॉइंट नंबर 4 से 7 तक उसी के रिजल्ट्स इसने बताए हैं, ये आप क्राइटेरिया में चाहे शामिल ना करें। एविडेंसेस ऑफ एरोमेटिसिटी जो है, इसके अंदर आपका आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये वो एग्जाम्पलें दे रहा है ना, कि अगर आप एन की जगह 0 रखते हैं तो फिर आंसर आता था 2 पाई। अब आप कहेंगे 2 पाई वाला एरोमेटिक कौन सा हो सकता है, ये साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी रख रहा है, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन है। अच्छा, अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जरा सुनते जाना तवज्जो से, कि यहाँ पे सवाल हो सकता है आपसे कि साइक्लो प्रोपिनाइल कैटायन जो है वो एरोमेटिक है, साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन नहीं है, ठीक है, कैटायन एरोमेटिक है और एनायन नहीं है। कैटायन होगा तो आप कहेंगे सर ये साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब ये माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आपने गिनने, दो तो ये हो जाएंगे ना, और दो उस माइनस की वजह से भी आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। माइनस का मतलब एक इसने गेन किया और एक इसका अपना, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 जो नंबर है वो हक्कल रूल के तहत नहीं आता, इस वजह से हम उसे कहते हैं कि ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक हो गया। इसी तरह 6 पाई इलेक्ट्रॉन में, जैसे बेंजीन की मिसाल आपकी, उसमें 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड की वजह से वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन गया। अच्छा, 5 मेंबर्ड रिंग भी होते हैं हमारे पास एरोमेटिक, जैसे ये सारे 5 मेंबर्ड रिंग है, इनको नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड भी बोलते हैं, कि बेंजीन रिंग इनमें नहीं है लेकिन ये एरोमेटिक है, ठीक हो गया। अब इसमें आप देखो ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हैं, और लोन पेयर के भी 2 इलेक्ट्रॉन हमने गिने हैं, तो टोटल हो जाएंगे 2 4 और 2 6। ये क्यों गिने हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस में ना, रेजोनेंस में ये लोन पेयर इधर आके डबल बॉन्ड बना लेता है, वो उधर चला जाता है, वो आगे चला जाता है, तो रेजोनेंस इसमें आ होती है, और उस रेजोनेंस में ये लोन पेयर हिस्सा लेता है, ये वाला लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर, ये सारे लोन पेयर हिस्सा लेते हैं, ये तीनों के, ये चौथा की मैं बात नहीं कर रहा, वो भी आपको बताता हूँ उसमें क्या है। सिर्फ ये पहले 5 मेंबर्ड रिंग जो तीन है, इन तीनों में जो जो लोन पेयर है, सल्फर का, ऑक्सीजन का, इस नाइट्रोजन का, ये रिंग में हिस्सा लेते हैं रेजोनेंस में, इसलिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गए, और साइक्लिक भी हैं, प्लेनर भी हैं, तो एरोमेटिक हो गए। ये 6 मेंबर्ड रिंग है, 2 2 4 और 2 6, 3 डबल बॉन्ड इसके पास है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो इसका लोन पेयर है ना, ये रिंग के अंदर रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेता, ठीक हो। इसके हिस्सा ना लेने की वजह से इसे हम शामिल नहीं करेंगे। बाकी 2 4 6 आप गिन लेंगे, तो गिनते हैं तो आपका वो रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला हक्कर रूल पूरा हो जाता है, तो आप कहते हैं ये एरोमेटिक है, ठीक हो गया। अगर आप ये पूछें कि सर ये हिस्सा क्यों नहीं लेता और ये हिस्सा क्यों ले लेता है ना, तो उसको अगर मैं थोड़ा सा ड्रा करके आपको समझाऊं, तो जैसे ये 5 मेंबर रिंग ले लेना आप, ठीक है, तो यहाँ पे आप सपोज करें ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ठीक हो गया। और डबल बॉन्ड का मतलब हर एक के ऊपर पी ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है, हर एक के ऊपर पी ऑर्बिटल मौजूद है।
यानी इसके ऊपर यहाँ पी ऑर्बिटल मौजूद है। इसको मैं जरा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ और थोड़ी, ठीक है। यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल मौजूद है। ऐसे शो कर देता हूँ, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर भी पी ऑर्बिटल मौजूद है, ये पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं। इसके ऊपर भी पी ऑर्बिटल मौजूद है। इसके ऊपर भी पी ऑर्बिटल मौजूद है, जो पैरेलल ओवरलैप कर। अब यहाँ आपके पास है नाइट्रोजन। यहाँ आपके पास क्या है जी? नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन भी क्या है? विद लोन पेयर है। लोन पेयर ना होना तो फिर तो होता है बाद रिंग में रेजोनेंस के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लेकिन ये लोन पेयर इसके पास है। अब होता क्या है कि ये हम नाइट्रोजन कहते हैं कि ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाती है, जिसकी वजह से इसके पास भी ये p ऑर्बिटल एक आ जाता है ऐसे, sp2 है वो, और उसमें ये लोन पेयर आ जाए। अब ये लोन पेयर आपका जो आपका लोन पेयर आता है, ये लोन पेयर अब आपका सात वाले पी ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैप करके रिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो दो दो चार और दो छह इलेक्ट्रॉन चूंकि रिंग में घूम रहे हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये क्या है? एरोमेटिक है। अच्छा, अब आप लें दूसरी आपकी थी पिरिडीन। ठीक है, अब पिरिडीन में देखें जरा। उसमें इस तरह रिंग था और यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन मौजूद थी। नाइट्रोजन यहाँ sp2 है। अब sp2 का मतलब ये है कि उसके पास है तीन लूप। तीन लूप में से अब देखें ना, उसने एक लूप तो इधर शेयर कर लिया ऐसे, दूसरा लूप उसने इधर शेयर कर लिया, तीसरा लूप उसका है बाहर। ठीक है, और ये जो बाहर है इसके पास लोन पेयर मौजूद है, यहाँ मौजूद है। अब ये लोन पेयर रखने वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये इधर रिंग के साथ इनके पी ऑर्बिटल के साथ पैरेलल नहीं है। ये देखें, इसका पी ऑर्बिटल ले लें, इसका पी ऑर्बिटल ले लें। इन पी ऑर्बिटल के साथ ये वाला लोन पेयर पैरेलल में नहीं है, उनके प्लेन में नहीं, पैरेलल में नहीं आ रहा। पैरेलल हो तो रेजोनेंस होती है ना, ये दो जैसे पैरेलल है तो रेजोनेंस हो रही है। तो यहाँ पैरेलल नहीं है, इस वजह से इसमें रेजोनेंस नहीं हो रही। ठीक हो गई। और ये लोन पेयर हिस्सा नहीं ले सकता, इसलिए हम गिनते भी नहीं। और बाकियों को गिन के हम 6 इलेक्ट्रॉन भी पूरे कर लेते हैं, तो इसलिए ये भी 6 इलेक्ट्रॉन कहलाएगा एरोमेटिक, और ये भी 6 इलेक्ट्रॉन कराएगा एरोमेटिक। ओके हो गई। अच्छा, फिर इसने एक और 5 मेंबर रिंग लिया कार्बन के साथ, साइक्लोपेंटाडाइन। अब इसमें भी उसी तरह जैसे मैंने इसका आपको एक क्वेश्चन बनाया, कैटायन एरोमेटिक है और एनायन एंटी एरोमेटिक है। ठीक हो गई। नॉन एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक है ना, क्योंकि वो साइक्लिक भी है, वो प्लेनर भी है। बस उसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हक्कल रूल से हट के है। सही हो गया। अच्छा, अब जो साइक्लोपेंटाडाइन इसमें देखें तो इसमें दो और दो चार इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे सर ये जो चार वाला है, ये तो उसमें हक्कल रूल में नहीं आ रहा, तो ये एरोमेटिक नहीं है। लेकिन अगर इससे एक हाइड्रोजन ले ली जाए कैटायन की फॉर्म में, तो ये इसके पास बन गया एक माइनस लोन पेयर गया। अब ये बन जाएगा sp2। जैसे ये वाला, ये sp3 कार्बन है, और ये वाली कार्बन हो गई sp2। sp2 होने की वजह से जो माइनस चार्ज है वो इसके p ऑर्बिटल में ऊपर मौजूद होगा। p ऑर्बिटल जैसे अभी मैंने ये पैरोल में आपको बताया, इसमें वो माइनस में जो आएगा लोन लोन पेयर माइनस चार्ज की वजह से वो सात वालों के पैरेलल हो जाएगा, वो रिंग में शामिल हो जाएगा। तो दो चार और दो ये मिला के वो भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, तो ये एरोमेटिक हो गया। अब सवाल था साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन एरोमेटिक है, और कैटायन अगर हो तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन रख रहा होगा। ठीक हो गई। इसी तरह एग्जांपल ले लें इसकी साइक्लोहेप्टाट्राइन की, कि इसमें दो चार, दो दो चार और दो छह इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और वो रिंग के अंदर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेटेड फॉर्म में भी है। ठीक हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका साइक्लो आपका ये जो हेप्टा ट्राइन है, अगर अच्छा अगर इसमें से एक एच हम ले लें तो ये पीछे बन गया कैटायन। कैटायन होके ये sp2 हो गया। ठीक हो गया। sp2 की वजह से पूरे रिंग में रेजोनेंस शो होना शुरू हो जाती है, जिसको ट्रोपाइलियम कैटायन भी कहते हैं।
तो साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन जो होता है वो क्या हो गया, एरोमेटिक। कैटायन आपका एरोमेटिक है, लेकिन साइक्लोहेप्टाट्राइइन जो है वो एरोमेटिक नहीं है। क्यों? ये रिंग में रेजोनेंस कॉन्जुगेशन तो यहाँ तक हो रही है ना, ये वाला एटम कॉन्जुगेशन में शामिल नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ तक हो रही, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये एरोमेटिक नहीं है। लेकिन ये वाला एरोमेटिक है, प्लस चार्ज की वजह से sp2 हो गया, इसका खाली p ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल के पैरेलल हो गया, तो कॉन्जुगेशन होना शुरू हो गई। ये समझ आ रही? उसके बाद है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 इलेक्ट्रॉन जैसे ये हो नेफ्थलीन में, तो ये सारे प्लेनर हैं, एरोमेटिक है। अच्छा, साइक्लोडेका पेंटाइन ले लें, 2 3 4 5, इसमें ये सेंटर में बाण नहीं है, तो ये अनस्टेबल है ना। इस अनस्टेबल की वजह ये कि इन हाइड्रोजन की वजह से ये जो है वो प्लेनर नहीं रहता, प्लेनर ना रहने की वजह से ये कॉन्जुगेशन में भी नहीं रहते, और ये आपका नॉन एरोमेटिक बन जाता है। साइक्लोऑक्टा टेट्राइन को देखें, 2 2 4 2 6 और 2 8 है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है, जो कि हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। एक दूसरे नंबर पे ये प्लेनर भी नहीं है, टब शेप के अंदर आता है ना, प्लेनर नहीं है। प्लेनर हो तो कॉन्जुगेशन होनी होगी ना, प्लेनर नहीं है तो कॉन्जुगेशन भी नहीं होगी, इसलिए ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में चला जाता है। ठीक हो गया ना, साइक्लिक साइक्लिक है, प्लेनर नहीं है, और नंबर एक प्लेनर नहीं है, नंबर दो पे वो उसके कॉन्जुगेशन जो रेजोनेंस है वो भी ये शो नहीं कर रहा, और हक्कर रूल को फॉलो नहीं कर रहा। एनोलीन को लें 10 नंबर के साथ, ये 10 एनोलीन है, उसमें वही प्लेनर ना होने की वजह से ये एरोमेटिक नहीं है। 14 वाला एरोमेटिक हो जाता है, 18 वाला प्लेनर की वजह से एरोमेटिक हो जाए, रिंग बड़ा होता जाए तो एरोमेटिसिटी बढ़ती जाए, तो 10 वाला एरोमेटिक नहीं है, लेकिन ये 14 और 18 वाले जो है वो हक्कर रूल को फॉलो भी कर रहे हैं और एरोमेटिक स्टेबिलिटी भी रख रहे हैं। ओके हो गई। एंटी एरोमेटिक क्या है जी, कि जो साइक्लिक हो, जैसे ये सारे साइक्लिक हैं, ऑक्टाटेट्री की ये इसी की ये वाली शक्ल है, साइक्लिक भी हैं, नंबर एक। नंबर दो पे ये वाला प्लेनर भी है, ये तो प्लेनर नहीं है लेकिन ये वाला प्लेनर भी है, और ये वाला 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी हक्कर रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कर रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक। अगर लेकिन यही अगर सिर्फ ब्यूटाडाइन होता ना ओपन चेन स्ट्रेट चेन में, जैसे ये देखा ना ऐसे होता, ये होता है ब्यूटाडाइन। ठीक हो गया, तो ये हो गया ओपन चेन, तो इसे हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक ना, ये साइक्लिक है। ठीक है, प्लेनर ये हैं एक ही प्लेन में सारे, लेकिन रिंग नहीं है, साइक्लिक नहीं है, और हक्कर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से इसे हम कहेंगे ये नॉन एरोमेटिक। और ये वाले आपके साइक्लिक वाले जो है वो एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। तो डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, एरोमेटिक हक्कर रूल को फॉलो कर रहे हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है। एंटी एरोमेटिक साइक्लिक हैं, प्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन हक्कर रूल को फॉलो भी वो नहीं कर रहे। ठीक हो गया। और जो आपके नॉन एरोमेटिक है वो ए साइक्लिक है, ओपन चेन वाले जो कंपाउंड है उनको हम नॉन एरोमेटिक का नाम देते हैं। ओके हो गया यहाँ तक। ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपके सिलेबस में नहीं है, उसके बाद आपके आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के। अच्छा, इसको मैं ना बल्कि सेपरेट में कर लेता हूँ।